दुनिया भर पे आर्थिक मंदी का संकट दिखाई दे रहा है। अभी रिस्क उतना बड़ा नहीं दिख रहा है कि जिसको हम 2008 से कंपेयर करें। बहुत से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया की जीडीपी का लगभग 3 गुना टोटल कर्जा हो गया है दुनिया भर पर। यहाँ पर अगर कर्जा बढ़ रहा है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है। लोगों को ये भी दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ इंक्रीज भी हुई है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। भारत में हर व्यक्ति पर करीब करीब 4,90,000 का पर्सनल कर्जा है। जो कर्जा है वो रिकवर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यूएस की जॉब मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी हाई है। कि सरकारें जो हैं वो इस खतरे को लेकर थोड़ा डिनायल मोड में है। जब 2008 में रिसेशन आया था तो इंडिया में रिसेशन नहीं था। रुपए की गिरती कीमत, लगातार डॉलर का मजबूत होना। कि हमारा फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा है, हमारा इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा है कि आरबीआई यहाँ पर जल्दी ही कोई ना कोई स्टेप लेगा। तो एक्सपोर्ट के फ्रंट पे भी चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव रहती हैं अगर रुपी वीक होता है तो। तो लिक्विडिटी की कमी होगी बाजारों में, लिक्विडिटी कम होगा तो कंपनियां अपना एक्सपेंशन करने में, बिजनेस एक्सपेंशन करने पे कम ध्यान लगाएंगी। एक्सपेंशन कम करेंगी तो नौकरियां कम होंगी। थ्योरी थोड़ी सी पुरानी है, मुझे लगता है कि ये हम बहुत पुरानी लेवल की बात कर रहे हैं आज। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दुनिया भर पे आर्थिक मंदी का संकट दिखाई दे रहा है। तमाम देश इसके लिए परेशान हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिका से शुरू हुआ ये संकट यूरोप और बाकी जगह होते हुए भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है और 2008 जैसी स्थिति एक बार फिर बन सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वित्तीय विशेषज्ञ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत दिखाई दे रहा है कि दुनिया पर संकट, आर्थिक मंदी का, और भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। लगातार इस तरीके की बातें एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही हैं। किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखते हैं आप? विक्रांत जी नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली बड़ा अच्छा टॉपिक है। ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये स्लो डाउन की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर हो सकती है। मगर देखिए, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं 2008 से तो 2008 में और 2025 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। अगर आप देखेंगे तो एआई बेस्ड बहुत एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक हुई हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी पहले के मुकाबले जो सक्षम हुई है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। लोगों की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। हालांकि उनकी कंजम्पशन करने की पावर भी यहाँ पर, स्पेंडिंग पावर वो भी इंक्रीज हुई है। मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो लोगों में एक एक चीज़ और यहाँ पे कहेंगे, जो स्टार्टअप करने की भावना है वो लोगों में बहुत यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अगर डेफिनेटली अगर आप खाली जॉब साइट देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली थोड़ा चिंता का विषय है, जो कि यूएस से स्टार्ट हुआ। मगर अगर आप एज ए ग्लोबल स्टार्टअप्स की बात करते हैं या ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो लोग अब अपने रोजगार पे अब खुद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जितने भी सेक्टर हैं सभी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो डेफिनेटली वो एक जब भी ग्रोथ की हम बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन होता है या हायर इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई खास ऐसा अभी रिस्क उतना बड़ा नहीं दिख रहा है कि जिसको हम 2008 से कंपेयर करें, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लेमन ब्रदर्स स्कैम भी हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट डेट क्राइसिस भी हुआ था। तो ऐसा सिचुएशन अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक ट्रेड टेंशन को लेकर है, जैसे हमने जो जो ट्रेड वॉर को लेकर हमने देखा, वो ट्रेड टेंशन जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रही हैं। देशों के बीच जो ट्रेड वॉर है, यूएस चाइना, यूएस इंडिया के बीच में, वो यहाँ पर सबसे बड़ा, रशिया यूक्रेन के बीच में अभी भी ट्रेड टेंशंस हैं, वॉर चल रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो अपने को सिद्ध करने के लिए लोग जो है, देश जो है, एक दूसरे पे हावी होते हुए दिख रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा देखा है कि अपनी वैल्यू आपको दिखाने के लिए, जैसे अगर यूएस की बात करते हैं, यूएस सबके ऊपर हावी होता हुआ दिख रहा है कि भाई आई एम द सुप्रीम पावर। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा सिम्टम है जो 2008 को यहाँ पर इंडिकेट करे। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया की जीडीपी का लगभग 3 गुना टोटल कर्जा हो गया है दुनिया भर पर, 110 113 ट्रिलियन डॉलर की टोटल जीडीपी है दुनिया की, और 330 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्जा हो गया है। तो ये सब चीजें बड़ी चिंता की बात है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप पब्लिक डेट की बात करते हैं तो पब्लिक डेट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 102 110 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 2024 में था, वो भी यहाँ पर अब इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर आप कंपेयर करते हैं पब्लिक और प्राइवेट डेट को तो करीबन 338 डॉलर ट्रिलियन के आसपास है। देखिए, कर्जा बढ़ना एक डिफरेंट चीज है,
कर्जा बढ़ने के बाद उसको चुका पाना वो एक बड़ी चीज़ है। देखिए यहाँ पर अगर कर्जा बढ़ रहा है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुई है। लोगों को ये भी दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ इंक्रीज भी हुई है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। प्लस उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मार्केट में अगर आप देखते हैं कि जो देशों की फॉरेन रिजर्व है वो यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए जो ग्रोथ हुई है एक हायर लेवल पे, अगर हम बात करें चाहे हम एक माइक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल की बात करें, या अगर हम माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल की बात करें या मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी की बात करें, तो दोनों के अंदर ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए कर्जा जो है वो कहीं ग्रोथ डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, या जो कर्जा लिया गया है वो देखना है कि वो किस पर्पस के लिए यूज किया गया है। लेकिन अनुज जी, जो बात देखने में आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि भारत में नौकरियों का संकट आ सकता है, बड़ा संकट आ सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्सनल कर्जे की आपने बात की, भारत में हर व्यक्ति पर करीब करीब 4,90,000 का पर्सनल कर्जा है। और वो कर्जा उसने कोई असेट बनाने के लिए, संपत्ति के लिए नहीं किया है। ज्यादातर जो कर्जा है वो खर्चों को पूरा करने के लिए किया है। तो ये सब चीजें तो बड़ी चिंताजनक है। और नौकरियों को लेकर के तो लोग कह रहे हैं कि संकट एक रियल है। अभी लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं, आने वाला समय तो और चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखिए जॉब को लेके तो हमेशा से ही चिंता रही है। अगर आप यूएस की जॉब मार्केट की बात करेंगे तो वहाँ भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी हाई है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो कहाँ पर हाई है, मगर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स में बहुत अच्छी हमने यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे कि जॉब को लेके, तो यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टार्टअप्स को भी देखना चाहिए, या जो लोग अपने बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसको भी देखना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग का जरिया है। हाँ यहाँ पर ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो कर्जे हैं वो यहाँ पर जो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, मगर साथ साथ अगर आप एनपीएस का डेटा भी देखेंगे जिसमें बैंकों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है, तो वो भी कहीं ना कहीं डेटा है कि वो अब उनसे जो लोन है वो रिकवर करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कर्जा है वो रिकवर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि किस तरीके से जो कर्जा था वो लोगों को दिया गया, प्लस उसके बाद जो बैंक्स ने उसको रिकवर किया है वो भी यहाँ पर एक डेटा है जो ये शो करता है कि लोगों की देने की पावर कितनी है। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लगता है कि कर्जा अगर स्पेंडिंग्स के लिए भी लिया गया, बट अगर वो देने में वापस करने में सक्षम रहे हैं उसको, क्योंकि जैसा कि अगर आप बैंक्स के एनपीएस के डेटा को देखेंगे तो उसमें काफी अच्छी हमने फिनोमिनल ग्रोथ देखी है। तो अगर वो ग्रोथ हो रही है एनपीएस के उसमें, तो इसका मतलब कि अगर लोन जा भी रहा है बट वो रिकवर भी हो रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि लोगों के पास इट मीन्स की अर्निंग्स भी आ रही है जिससे वो अपने लोन को पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा जल्दी, बहुत जल्दी होगा कहना कि यहाँ पर ग्लोबल स्लो डाउन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। हाँ अगर ये सस्टेन रहता है आगे चलकर, और अगर कोई ग्रोथ की नहीं, कोई ग्रोथ नहीं हो पाती, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब जो यूएस है वो बहुत सारे स्टेप ले रहा है ग्रो करने के लिए, चाइना भी स्टेप ले रहा है, स्टिमुलस पैकेज चाइना लेके आ रहा है, प्लस इंडिया की अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, प्लस यूरो के अंदर भी आप देखिए कि कुछ पैकेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सरकारें जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि अगर वो काम चालू हो जाता है और वो सही पाथ पे चलता है तो डेफिनेटली इससे भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा इस टाइम पे कहना कि जो ग्लोबल रिसेशन है या ग्लोबल स्लो डाउन है वो यहाँ पर है। देखिए स्लो डाउन तो हमेशा रहता है, कभी किसी सेक्टर में कभी किसी सेक्टर, बट हमें ये भी देखना है कि अगर स्लो डाउन आपको जॉब सेक्टर में दिख रहा है तो क्या बिजनेस सेक्टर में इंक्रीमेंट दिख रहा है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। अगर जॉब्स में स्लो डाउन है तो वो किस वजह से है। अगर स्लो डाउन है कि लोग जॉब करना नहीं चाहते, या लोगों को इंटरेस्ट है बिजनेस सेटअप करने में, या हम उतना जॉब नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए, तो वो डेफिनेटली चिंता का विषय हो सकता है। अनुज, एक चीज ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये भी कहा जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए कि सरकारें जो हैं वो इस खतरे को लेकर थोड़ा डिनायल मोड में हैं कि आत्मविश्वास बना रहे। और दूसरा, भारत को लेकर, भारत के डाटा को लेकर भी कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि डाटा फजिंग होती है, जिस कारण सब गुड़ी गुड़ी पिक्चर दिखाई जाती है। तो इस पर क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज सिंपल जो बेस लेवल की बात है वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जब 2008 में रिसेशन आया था तो इंडिया में रिसेशन नहीं था, जी। क्योंकि जो रिसेशन था वो बेसिकली डेट क्राइसिस टाइप से था कि लोग वहाँ पे यूएस में या फॉरेन कंट्रीज में 100 रुपए कमाते हैं और 110 रुपए खर्च करते हैं। तो वो एक डेट क्राइसिस क्रिएट हो गया था। बट इंडिया के अंदर जो अभी भी एक मेंटेलिटी वो है कि अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आप 70 रुपए सेव करोगे, 30 रुपए खर्च करोगे। तो जो सेविंग पावर है इंडियंस की वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो इंडिया के अंदर जो रिसेशन या स्लो डाउन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि जो लोग थे वो उतने ज्यादा मतलब जितना यूएस या बाकी कंट्री में था उतना यहाँ पर इंडिया में नहीं था, क्योंकि लोगों के पास अपना सेविंग बहुत था। लोग अनाज सेव करके रखते हैं, लोग पैसा सेव करके रखते हैं। उसमें हमने ये बात करी कि मानसून बहुत अच्छा था, अनाजों की पैदावार बहुत अच्छी थी, पल्सेस की पैदावार बहुत अच्छी थी, एडिबल ऑयल की पैदावार बहुत अच्छी थी। देखिए अब बिल्कुल सामने क्लियर दिख ही रहा है क्योंकि मानसून बहुत अच्छा गया है। तो जब भी मानसून अच्छा जाता है तो जो क्राइसिस है, फूड क्राइसिस, वो इंडिया में नहीं है। अगर आप देखेंगे कि
यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मात्रा में हमने पैदावार बहुत बड़ी है। इवन मोटे अनाजों की पैदावार बहुत बड़ी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये चीज़ों की पैदावार बढ़ती है तो ये इन्फ्लेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है और इन सबकी पैदावार इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि जो डेटा सरकार दे रही है वो यहाँ पर भरपूर दे रही है। हाँ, ये हो सकता है कि पैदावार बढ़ने की वजह से हो सकता है कि उतने प्राइजेस किसानों को ना मिल पा रहे हो, बट हाँ, सरकार ने यहाँ पर उसका भी वो किया है, एमएसपी भी उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया कि आप एमएसपी के ऊपर माल बेच सकते हैं। तो सारी सुविधाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो डेटा के ऊपर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जो जो चिंता की बातें हैं, उसमें एक तो जियो पॉलिटिकल टेंशन है जो हम पिछले 4-5 सालों से लगातार देख रहे हैं। वो यहाँ पर एक रीजन हो सकता है कि ग्लोबल आपको स्लो डाउन देखने को मिले। और देखिए, अगर आप यूक्रेन की बात करेंगे, रशिया की बात करेंगे, या मिडल ईस्ट में हमास की बात करेंगे, इसराइल की बात करेंगे, वहां पर देखिए जियो पॉलिटिकल की वजह से लोग अपनी जॉब छोड़ छोड़ के बाकी कंट्रीज में शिफ्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये है कि भाई आपको अपना बेस होम छोड़कर आप कहीं शिफ्ट होते हैं, तो डेफिनेटली उनको टाइम लगता है अपना बिजनेस सेटअप करने में, जॉब सेटअप करने में। तो वो यहाँ पर चिंता का बहुत बड़ी बात होती है। और जब ये आपको दिखता है कि भाई एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई हुई है, तो कहीं ना कहीं लोग वो फिर प्लान करना चालू कर देते हैं। तो वो एक वो बेरोजगारी वाली बात वो यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस ट्रेड टेंशन की अगर बात करें तो ट्रेड टेंशन जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक है, जो कि अभी भी चल रहा है। 1 साल हो गया जो कि अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई है, खाली इस पर टैक्सेस लगे हैं, बट क्लैरिटी अभी तक कुछ नहीं आई है। तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये हमने देखा कि जैसे ही टैरिफ लगे उसके बाद ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई मैं कुछ चीज़ों पर टैरिफ हटा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने खाने की चीज़ों को ऐड किया, दालों को ऐड किया, ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया, मसालों को ऐड किया। तो उनको ये दिख रहा है कि भाई अगर मैं सब चीज़ों पर टैरिफ लगा रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये एक चिंता की बात हो सकती है, और वो यूएस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि जब उनको चीज़ें महंगी मिलेंगी तो वहाँ पर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो वहाँ पर फिर जॉबलेस की बात या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो वहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन पर्सपेक्टिव इतना बड़ा इशू है। बट हाँ, ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि वहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन है, या फिर अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, जो वॉर यहाँ पे चल रही है, या ट्रेड वॉर की बात करें, तो वो एक चिंता का विषय है। अनुज जी, रुपए की गिरती कीमत, लगातार डॉलर का मजबूत होना, ये तो लगता है कि एक चिंता की बात है। और जिस तरीके से अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, तो इसे लेकर के भी कई एक्सपर्ट बड़े सवाल उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अब इसे रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये इसी तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है, डेफिनेटली ये एक चिंता की बात है, क्योंकि हमारा फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा है, हमारा इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा है। बट ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट में हम थोड़े वीक होते हुए नजर आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा एक चिंता का बात है, और हो सकता है कि आरबीआई यहाँ पर जल्दी ही कोई ना कोई स्टेप लेगा। तो ये मुझे लगता है कि आरबीआई को कंट्रोल करना चाहिए, और आरबीआई शायद यहाँ पर कंट्रोल कर भी रहा होगा, और स्टेप भी कोई ना कोई लेगा। मॉनेटरी पॉलिसी भी मुझे लगता है कि इस बार आ सकती है, और कहीं ना कहीं इसमें भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। प्लस सामने बजट भी है। तो इंडियन रुपी के परस्पेक्टिव से, क्योंकि जो डॉलर है वो यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चिंता का बात है कि रुपी यहाँ पर वीक हो रहा है। बट हाँ, देखिए, रुपी का वीक होना जो है वो ये भी एक पॉजिटिव होता है कि जो भी हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमको अच्छे रेट पे मिलेंगी। इंपोर्ट हमारे थोड़े महंगे हो सकते हैं, बट हाँ, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया आज आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो एक्सपोर्ट के फ्रंट पे भी चीज़ें जो है वो एक पॉजिटिव रहती हैं अगर रुपी वीक होता है तो। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें तो थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है अगर कंटिन्यूस करेंसी डेप्रिशिएट होती रहे तो। क्योंकि अनुज जी, ये भी तो है कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर ये कहा जाए कि रुपए की कीमतें इसी तरीके से गिरती गई तो लिक्विडिटी की कमी होगी बाजारों में, लिक्विडिटी कम होगा तो कंपनियां अपना एक्सपेंशन करने में, बिजनेस एक्सपेंशन करने पे कम ध्यान लगाएंगी। एक्सपेंशन कम करेंगी तो नौकरियां कम होंगी, और नौकरियां कम होंगी तो वेतन, जिसकी इंतजार लोग करते हैं कि वेतन बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी, उन सब चीजों पर सीधा असर पड़ेगा। तो भारत जैसे देश में, जिसमें आज भी नौकरी के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं, वहां के लिए तो ये चिंता की बात हो जाएगी। देखिए, ये थ्योरी थोड़ी सी पुरानी है। मुझे लगता है जी। कि ये हम बहुत पुरानी लेवल की बात कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए कि हम जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे चिंता का विषय है।
आप एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आप देखिए, पहले के युवा और आज के युवा में बहुत बड़ा फर्क है। आज का युवा बहुत एग्रेसिव है काम करने के लिए। वो स्टार्टअप्स भी देखता है, वो जॉब भी देखता है, वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तो कहीं ना कहीं अर्निंग पावर यहाँ पर इंक्रीज करने की कोशिश करता है। अगर आप पहले के युवा की बात करेंगे तो शायद वो गांव या देहात तक सीमित था, बट आज का युवा जो है वो हर कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से वो अपना स्टार्टअप चालू कर सके, या अपना बिजनेस चालू कर सके, या अपनी जो भी उसको रोजगार है वो यहाँ पर कर सके। तो देखिए, थोड़ा सा जो सोच में परिवर्तन है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ये सब चीजें देखने को मिले, बट हाँ, लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, देखिए अब मैं आप देखिए, मुझे याद है पहले नवरात्रि को ही करीबन मारुति ने 30,000 गाड़ियां बेची थी। जब अभी नवरात्रि गए थे तो फेस्टिवल में बहुत ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं इस बार पे। तो अगर गाड़ियां बिक रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो परचेज कर ही रहा है। तो अगर कोई भी परचेज कर रहा है, इस बीच में की परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई है। तो परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई है तो आप ये लगा सकते हैं कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, और वो लोग उसको यूज भी कर रहे हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो इंडिया से अब्रॉड जाने वाले, ट्रैवल करने वालों की संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो इट मीन्स कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं बाहर। तो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, इट मीन की जब में पैसा है, हाँ हो सकता है कि जॉब नहीं है, बट हाँ दूसरे वे से वो अर्निंग कर रहे होंगे। ये एक हो सकता है कि भाई आप अपना बिजनेस चालू कर रखा है आपने, या कोई आप अर्निंग कर रहे हैं, वो हो सकता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि एक, अगर हम बहुत मैक्रो लेवल पे बात करें, तो ये एक चीजें जो है इकोनॉमी के लिए चिंता की बात होती है। बट हाँ, अगर आप इसके अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं तो फिर वो धीरे धीरे चीजें साफ होनी चालू हो जाती हैं। अनुज जी, एक बात चल चलते आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने निफ्टी और बाजार की भी बात की। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई की हम लोग बात करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपने आसपास के जिन छोटे निवेशकों से, अपने अपने स्तर के निवेशकों से बात करते हैं, तो सबके पोर्टफोलियो लाल है। सब परेशान है कि यार ये निफ्टी बढ़ता जा रहा है, हमारा पोर्टफोलियो गिरता जा रहा है। उनको ये चीज समझ में नहीं आती। और एक जो बात बहुत सुनने में, पढ़ने में आती है कि एफआईआई ने इस बार बहुत पैसा निकाला, डाला, निकाला, इससे बाजार में उथल पुथल रही। और अगर इस तरीके की मंदी की स्थिति बनती है तो एफआईआई तो और ज्यादा अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो मंदी इंडिया में आना, और मंदी ग्लोबल में आना। देखिए, अगर ग्लोबल में मंदी आएगी तो आपका एफआईएस का पैसा, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनको दिखाई देगा कि इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया है, तो वो इंडिया में पैसा डालेंगे। अगर इंडिया में मंदी आएगी तो हो सकता है कि वो शायद पैसा निकालें, ऑलरेडी पैसा निकाल भी रहे हैं वो। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल में ये मंदी की बात होती है तो वो इमर्जिंग इकोनॉमी को देखेंगे। हमारे यहाँ पर आज भी इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास है। तो उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भाई जो इंडिया है वहाँ पर आप अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बना सकते हैं। अगर यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वो यहाँ पर पैसा डालेंगे। और हम देख रहे हैं पिछले, अगर आप 10-12 दिनों को देखेंगे, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट हुई है, तो एफआईएस का पैसा आना चालू हुआ है। तो देखिए, ये बात भी ठीक है कि एफआईएस पे हम अभी भी डिपेंड है, जबकि जो हमारा डीआई मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी का इंडेक्स तो इंक्रीज हो रहा है, बट आज स्टॉक्स के अपने अपने फंडामेंटल्स हैं जिसको लेके वो देख रहे हैं। हमने ऐसे स्टॉक भी देखे हैं जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, और ऐसे स्टॉक भी हैं जो कुछ खास नहीं चले हैं। तो स्टॉक चूज करने की ये अपनी एक आर्ट है जिसको इन्वेस्टर को देखना चाहिए। प्लस निफ्टी डेफिनेटली एक बैरोमीटर है एक किसी इकोनॉमी को नापने के लिए। तो वो अगर इंक्रीज होगा तो देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा शेयर पे भी। वो हो सकता है कि थोड़ा धीरे पड़े, बट हाँ स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े अनुज जी और तमाम बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका। थैंक यू वेरी मच सर।